नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में मैं अनु शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 7 का जो प्रकरण है कला व स्थापत्य उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने देखा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा, 6वीं क्लास में पढ़ा कि प्रारंभिक जब मानव था वो दीवारों पर जो अपने चित्र उकेरता था, चित्र बनाया करता था। उसके बाद धीरे धीरे जिसने पक्के बर्तन हैं उन पे कागज है उन पे चित्र बनाना शुरू कर दिया। हम भी जो है कागज हैं, दीवार हैं, कपड़े हैं, उन पे अपने रंगों से चित्र बनाते हैं। यानी चित्र शैली का हम बात करें तो यहाँ हम इसकी बात करेंगे चित्र शैली के बारे में। तो चित्र शैली के जो तात्पर्य होता है एक विशेष प्रकार का जो एक तरीका होता है। यानी चित्र शैली क्या होती है? चित्र के शैली का अर्थ होता है चित्र बनाने का एक विशेष तरीका, जिसको क्या नाम दिया जाता है? चित्र शैली। कई बार आपका प्रश्न पूछा जाता है चित्र शैली से क्या तात्पर्य? तो चित्र बनाने की एक कला, चित्र बनाने का एक तरीका जो होता है वो क्या कहलाता है? चित्र शैली। एक समय था जब हमारे देश में जो चित्रकला है, स्थापत्य कला है, उसने बहुत ही प्रगति की, जिसके अभूतपूर्व नमूने हम कुछ हमारे सामने आज भी मौजूद हैं और उस परंपरा को आज भी कलाकार उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले चित्रकला शैली में सबसे पहले हम देखेंगे मध्ययुगीन चित्र शैली। मध्ययुगीन चित्र शैली सबसे पहले मध्ययुगीन चित्र शैली के बारे में हम देखते हैं। जो मध्ययुगीन चित्र शैली है इसके दो प्रधान केंद्र रहे हैं। कौन से दो प्रधान केंद्र रहे हैं? पहला है आपका पश्चिमी भारत, दूसरा है आपका उत्तरी पूर्वी भारत। पश्चिमी भारत की बात करूं तो राजस्थान व गुजरात इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। उत्तरी पूर्वी भारत की बात करूं तो बंगाल व बिहार इसके प्रधान केंद्र रहे। इसके मध्ययुगीन हम चित्र शैली की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो इसके दो जो प्रधान केंद्र थे, पहला पश्चिमी भारत है जिसके केंद्र में राजस्थान और गुजरात। उत्तरी पूर्वी भारत की मैं बात करूं तो बंगाल और बिहार। इन दोनों ही जो उनके जो विषय थे वो कौन से थे? वो विषय थे जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित। जो चित्र शैली की विशेषता का जो विषय थे जैन में जो बौद्ध कथाएं हैं उन पर ये आधारित थी। कौन सी? मध्ययुगीन चित्र शैली के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो चित्र शैली है ये जो ताड़ के पत्ते हैं या कागज पर बनाई जाती थी। ताड़ का एक वृक्ष होता है, उसका जो पत्ता रहता है उस पर ये जो चित्र बनाए जाते थे। उसके लिए अलग अलग लाल है, पीला है, हरा रंग उपयोग में लिया जाता था। इस जो मध्ययुगीन चित्र शैली की विशेषता है यानी किस तरह के चित्र बनाए जाते हैं, तो जैसे हमें महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बहुत सारे चित्र हमें जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में देखने को मिले हैं, जिसको पाल शैली के रूप में भी हम संबोधित कर सकते हैं। और ये चित्र शैली कागज पर भी बनी हुई हमने देखा, ताड़ के वृक्ष, ताड़ के पत्तों पर और कागज पे बने, तो इसको पोथी चित्र शैली भी कहा जा सकता है। तो इसकी विशेषता रही, जैसे इसमें ये क्या विशेषता रही है? जैसे गरुड़ की सी नाक निकली हुई, पतली आंखें हैं, छोटी ठुड्डी है, पतली कमर है। तो ये जो बनाने का तरीका था ये मध्ययुगीन चित्र शैली का था। ये आप सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ये दो में इसके दो प्रधान केंद्र हैं, पश्चिम भारत और उत्तरी भारत में। पश्चिम भारत की बात करूँ तो राजस्थान और गुजरात है, उत्तरी पूर्वी बात करूँ तो मैं बंगाल और बिहार। इन दोनों जो है जो प्रधान केंद्र है उन दोनों में चित्रों में समानताएं थी लगभग, और दोनों के दोनों जैन व बौद्ध कथाओं पर ये आधारित थी। और सबसे बड़ी विशेषता है कि दोनों के दोनों जो जैन और बौद्ध धर्म पर आधारित न होने के साथ साथ चित्रों में समानताएं भी थी, और इनको एक पोथी चित्र शैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो चित्र शैली बनाई हुई अधिकतर ताड़ के वृक्ष के पत्तों पर और ये आपके कागज पर उकेरी गई थी।
अब हम चर्चा करते हैं सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला के बारे में। सल्तनत स्थापत्य कला, स्थापत्य कला इसके बारे में चर्चा करते हैं। सल्तनत काल की मैं जब चर्चा करूं तो उस समय के जो स्थापत्य कला है उस समय भी उन्होंने काफी जो प्रगति की थी स्थापत्य कला में। पश्चिम एशिया के प्रभाव से हिंदुस्तान में भी मस्जिदें बनने लग गई थी। यानी दिल्ली सल्तनत की जब तक स्थापना नहीं हुई थी तब तक यहाँ पर मस्जिद वगैरह यहाँ पर नहीं थी, लेकिन पश्चिम एशिया के प्रभाव में आने के कारण यहाँ बहुत सारी मस्जिदें भी बनने लग गई। इसका सबसे पहले माना भी जाता है कि इस्लामिक शैली का जो पहला देश में जो पहला भवन बना वो कुव्वत उल इस्लाम है जो मस्जिद मानी जाती है। और उसके पास में ही जो विश्व प्रसिद्ध है कुतुब मीनार भी मेहरौली में, दिल्ली के मेहरौली में बना हुआ है। कौन सी मस्जिद बनी हुई है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यानी देश का पहला इस्लामिक जो भवन हम कह सकते हैं कुव्वत उल इस्लाम। कहाँ पर है ये? दिल्ली के मेहरौली में। ये दिल्ली के मेहरौली में जगह का नाम है वहां पर। और वहां पर यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध क्या है? कुतुब मीनार है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। अब हम बात करते हैं सल्तनत कालीन के बाद में हम आते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करते हैं। मुगल कालीन स्थापत्य कला की मैं बात करूं, मुगल कालीन स्थापत्य, मुगल कालीन स्थापत्य कला की यहाँ पर चर्चा करें तो मुगल कालीन के मुगल शासक थे, उनके पास बहुत ही अपार धन संपदा थी। उन्होंने इस संपदा का उपयोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में किया, यानी बड़ी बड़ी उन्होंने इमारतें बनवाई। यहाँ पर इमारतें बनाने के समय उन्होंने बहुत सारी मस्जिदें भी बनाई। मुगल कालीन के समय में मकबरे भी बहुत प्रसिद्ध है। यानी मकबरे किसको कहा जाता है? यानी जो जैसे कोई भी शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी याद में उसकी कब्र के ऊपर बहुत ही भव्य क्या कहते इमारत बना दी जाती थी, तो उसको क्या कहा जाता था? मकबरा कहा जाता था। तो जो मुगल कालीन है वो मकबरे भी बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे सबसे प्रसिद्ध मकबरा जैसे है एक तो आपका हुमायूं का मकबरा, एक आप देख सकते हैं आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल ये विश्व प्रसिद्ध जगह है, 7 आश्चर्यों में से भी एक है। ये कहा जाता है उसकी जो हुमायूं की बेगम की जो याद में यहाँ पर शाहजहां ने यहाँ पर अपने जो बेगम है मुमताज की याद में यहाँ पर उसने ताजमहल बनवाया था। तो यानी शाहजहां ने जब बनवाया था तो मुमताज की कब्र के ऊपर उसकी याद में बनवाया था। तो ये एक मकबरे के रूप में ही है, क्या है? ताजमहल। तो मकबरे भी बड़ी जो इमारतें मस्जिद के साथ साथ उन्होंने बड़े भव्य यहाँ पर उन्होंने मकबरे भी बनवाए थे। शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला, एक दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने ही बनवाया था। दिल्ली का लाल किला है, एक आपका आगरा है, आगरा में भी क्या है? एक लाल किला है। एक तो आपका ये दिल्ली में है, एक ये आगरा में भी है, 2 किले हैं लाल किले। दिल्ली का जो लाल किला है वो एक रिहायशी किला था, यानी जो रिहायशी तरफ से जो रहने के लिए जो स्थान बनाया गया है, जैसे जो मुगल शासकों के लिए उनके लिए था लाल किला बनाया गया। और जो सामरिक महत्व का था वो था आगरा का किला, यानी सामरिक महत्व का, जैसे जिसके साथ यहाँ पर बैठ के अपना पूरा का पूरा यहाँ पूरा शासन आगरे के किले से संभाला जाता था, पूरा शासन प्रबंध यहाँ से संभाला जाता था। तो पूरा का पूरा सामरिक महत्व का आगरे का किला था। इसको यूनेस्को ने विश्व वैश्विक विरासत भी यहाँ पर जो आगरे के किले को घोषित किया जाता है। दिल्ली के लाल किले की बात करूं तो दिल्ली का लाल किला है वो है अपने भारत का राज्य सत्ता का द्योतक भी माना जा सकता है, क्योंकि उसका उदाहरण हमें तब मिलता है जब सबसे पहले
सुभाष चंद्र बोस ने लाल किले की प्राचीर से अंग्रेजी जो अपने जो सेना थी जिसको उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया था, संबोधित करते हुए कहा था, प्रेरित करते हुए कहा था, तो जिसके कारण यहाँ पर उसके बाद से ही ये लाल किला हमारे जो भारत देश का है वो राज्य सत्ता का द्योतक भी माना जाता है। माना भी जाता है जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भी सबसे पहले जो दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था। तो उसका उदाहरण सबसे पहले यहाँ पर किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जिसने जब उन्होंने आजाद फौज को यहाँ पर प्रेरित किया था। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में हम चर्चा करते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। राजस्थान में भी स्थापत्य कला की यहाँ पर बहुत ही प्रगति हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थान की स्थापत्य कला, तो इस प्रकरण में आपको राजस्थान के बारे में, जैसे राजस्थान की स्थापत्य कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, इसके बारे में इस प्रकरण में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजस्थान की चित्रकला के जो स्थापत्य कला की में यदि मैं बात करूं तो हम थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं। जब प्रारंभिक समय में मानव गुफाओं में रहता था, हम थोड़ा पीछे चल के याद करते हैं कि पहले जो प्रारंभिक समय में हम आदि मानव की बात करें, समूह में नहीं रहता, गुफाओं में रहता। उसके बाद धीरे धीरे वो गुफाओं से निकलकर बाहर आया। बाहर आने के बाद वो थोड़ा स्थायी बस्तियां बनाकर रहने लगा वो। फिर उसके बाद उसने खेती करना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने जो झोपड़ियाँ बनाना शुरू किया, रहना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने जैसे लकड़ी का, जैसे मौर्य युग की मैं बात करूँ तो लकड़ी के जो महल बनाए जाते थे, लकड़ी के बड़े बड़े राजमहल, जिसका उल्लेख उस समय जो मौर्य साम्राज्य के समय जो यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज, उसके जो इंडिका पुस्तक उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। यानी लकड़ी के जो राजमहल वो भी बनाए जाते थे। उसके बाद राजस्थान में धीरे धीरे दुर्ग बनाने की जो प्रक्रिया वो भी शुरू हो गई। यानी बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग का निर्माण करते थे। दुर्ग का अर्थ होता है किला। दुर्ग के पर्याय के रूप में हम इसको गढ़ भी कहते हैं, इसको किला भी कहते हैं, इसको दुर्ग भी कहते हैं। यानी दुर्ग की हम यहाँ चर्चा करेंगे। दुर्ग का पर्याय इसको गढ़ भी कहा जाता है, इसको किला भी कहा जाता है। हम राजस्थानी में भाषा की बात करें तो हमारे यहाँ पर सबसे जो प्रचलित जो है नाम है वो यहाँ पर किले के रूप में जाना जाता है। रणथंभौर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, आमेर का किला है। तो यहाँ पर ये संबोधित किले के नाम से जाने जाते हैं। दुर्ग के बारे में बात करें, दुर्ग अब हम राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग हैं। राजस्थान में बहुत सारे जो स्थापत्य कला के हिसाब से बहुत सारे यहाँ पर दुर्ग हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दुर्ग होते क्या है, यानी दुर्ग क्या है, किसको कहते हैं? दुर्ग से तात्पर्य वो होता है जिसके चारों ओर सुरक्षित जो सुदृढ़ प्राचीर हो, प्राचीर का अर्थ का दीवार हो, तो जो सुदृढ़ प्राचीर हो, इसके जिसके चारों तरफ क्या हो, जो बड़ी बड़ी जो जैसे खाइयां बनी होती हैं। जैसे सबसे पहले तो हम देखें दुर्ग जो बनाए जाते थे वो अपने सामरिक महत्व के लिए बनाए जाते थे, सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। तो इन दुर्ग क्या क्या बनाए जाते थे? दुर्ग या तो पहाड़ियों पर होते थे, या फिर समतल मैदान में होते थे, या फिर नदियों के किनारे होते थे। तो पहाड़ियों पर होते थे तो वैसे ऊंचे पहाड़ियों पे मौजूद थे। मैदान में जो होते थे उनके चारों तरफ क्या होती थी? गहरी खाइयां होती थी जिनमें पानी भर दिया जाता था, जिससे दुश्मन सेना है वो आसानी से नहीं पहुंच पाई किले तक। तो इसलिए ये बहुत ही जो दुर्ग बनाए जाते थे वो सभी चाहे किसी भी प्रकार का दुर्ग हो वो सारे के सारे दुर्ग क्या थे? सामरिक महत्व के थे। और इतने सामरिक महत्व के थे कि इन दुर्गों में भी जल के, अन्न के बहुत बड़े भंडार यहाँ पर सुरक्षित रखे जाते थे कि महीनों भर तक जो यदि पानी की, अनाज की बाहर है जो उसको जाने की राज्य के किसी भी व्यक्ति को बाहर इस किले से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक मान लो युद्ध चल रहा है किसी दुश्मन सेना के साथ तो उस किले से बाहर निकलने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी। राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग बनाए गए। कुछ मैं दुर्ग की यहाँ पर चर्चा करूँ तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, एक है आपका रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग ये कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में।
चित्तौड़गढ़ में है। आपका तारागढ़ दुर्ग, ये आपका है बूंदी में। आपका मेहरानगढ़ दुर्ग, ये आपका जोधपुर में है। आमेर का दुर्ग, ये आपका जयपुर जिले में है। जालोर का दुर्ग, ये जालोर जिले में है। तो इस प्रकार बहुत सारे यहाँ पर दुर्ग हमने देखे, बहुत सारे दुर्ग यहाँ पर बनाए गए हैं सामरिक दृष्टि से। यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए जो सारे के लिए वो बनाए गए थे। तो कुछ जो दुर्ग हैं, किले हैं, उनके बारे में आपके जो अध्याय में दिए, उनके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में हम इनके बारे में देखेंगे जो आपके अध्याय में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम तारागढ़ दुर्ग की बात करते हैं। तारागढ़ दुर्ग अभी मैंने बताया कौन से जिले में है, बूंदी जिले में है। तो सबसे पहले हम तारागढ़ जिले की दुर्ग की बात करते हैं। तारागढ़ का दुर्ग ये कौन से जिले में है, बूंदी जिले में, ये बूंदी जिले में है। ये माना जाता है कि ये जो हाड़ा शासक हैं, जो हमने हाड़ी रानी के बारे में भी आपने छठी कक्षा में पढ़ा है, तो जो हाड़ा शासकों के द्वारा ये बनवाया गया है जो तारागढ़ का दुर्ग है, जिसको बूंदी में तारागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। इस दुर्ग का निर्माण जो है वो 1354 ईस्वी में राव बर सिंह द्वारा किया गया। कब बनाया गया इसका निर्माण? 1354 ईस्वी में निर्माण किसने बनवाया था? राव बर सिंह। इसका निर्माण करवाया था। ये हाड़ा शासक में जो प्रसिद्ध यहाँ पर बूंदी में के जो शासक रहे थे वो हाड़ा शासक रहे थे। इस दुर्ग की बात करें तो इसमें मुगल कालीन और राजपूत कला दोनों स्थापत्य कला का समन्वय यहाँ पर इस तारागढ़ दुर्ग में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही इसके जो हम भित्ति चित्रों की बात करें, जैसे बादल महल बने हुए और जो अंदर का जो महल बने, इसके अंदर जो भित्ति चित्र, भित्ति का दीवार पे जो चित्र उकेरे गए, उनके कलात्मक यहाँ पर इस दुर्ग में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। समय समय पर जैसे और जो अन्य शासक हैं या मान लो मुगल साम्राज्य है, उनके द्वारा समय समय पर इस किले पर आक्रमण करते रहे, लेकिन हाड़ा शासक ने उनका हमेशा ही इसके प्रतिरोध करते रहे और इसकी रक्षा करते रहे। अब हम दूसरे दुर्ग की बात करते हैं, वो है आपका रणथंभौर का दुर्ग। ये रणथंभौर का दुर्ग आप हिंदी में भी आप आपका लेशन नाम पढ़ चुके हैं, रणथंभौर का दुर्ग। ये देखते हैं रणथंभौर का दुर्ग। मैंने बताया था कौन से जिले में है ये, सवाई माधोपुर जिले में। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है जैसे शिवपिंड पे रखे बिल्व पत्र की घंटी, ये नजर आता है हमें कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का दुर्ग। यानी जैसे बिल्व पत्र रखते हैं हम शिवपिंड पर, वैसे ही ये हमारा ये जो दुर्ग नजर आता है। जैसे शिव जी के बारे में कहा जाता है कि जैसे शिव अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। ऐसी स्थिति रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग से सबको देखा जा सकता है लेकिन नीचे से कोई भी रणथंभौर दुर्ग को नहीं देख सकता। ये एक कह सकते हैं पूरे देश में, हमारे पूरे भारत का एक अभेद्य और अदुर्गम्य दुर्ग है, यानी इसको कभी भी नहीं भेदा जा सकने वाला इसको दुर्ग माना जाता है। इसकी जो तिथियों के बारे में कि इसका निर्माण कब करवाया गया, इसके बारे में कोई भी निश्चित यहाँ पर तिथि नहीं है, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है चौहान वंशी राजाओं ने करवाया था, जिन्होंने 600 वर्षों पर यहाँ पर एक छत्र राज्य किया था। निर्माण के बारे में तिथि यहाँ पर नहीं बताई गई, सिर्फ चौहान वंशी राजाओं के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है कि चौहान वंशी राजाओं ने यहाँ पर इनका निर्माण करवाया होगा रणथंभौर दुर्ग का, और 600 वर्षों तक उन्होंने यहाँ राज किया था। एक छत्र यहाँ पर चौहान वंश के शासकों का यहाँ पर राज रहा था।
इसका जीर्णोद्धार और संरक्षण जो क्रिया है वो चालू है यहाँ पर। उसके बाद हम अगली चर्चा करते हैं जालोर के दूध के बारे में। जालोर का दूध अगला है आपका जालोर का दूध। जालोर के दूध की बात करें तो पश्चिम राजस्थान के सोनूरा चौहान के छोरे के लिए प्रसिद्ध है। हमने जालोर दूर के कान्हड़ देव के बारे में हमने वर्णन किया था। कान्हड़ देव जालोर का प्रसिद्ध शासक भी रहा था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया। तो ये वर्तमान में ये राजस्थान और जो गुजरात की सीमा पर ये स्थित है। और सबसे ज्यादा जालोर किले पर आक्रमण भी इसीलिए होते रहे क्योंकि ये गुजरात और राजस्थान दोनों की सीमा पर होने के कारण ये सामरिक महत्व का किला था, जिसके कारण इस पर हमेशा ही हमले होते रहे थे। ये समुद्र तल से 2408 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध है। ये यानी कितनी फीट ऊंचाई पर है? 2408 मीटर से 2408 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पर ये स्थित है। इसको 3 दरवाजे पार, इसके बारे में कहा जाता है 3 दरवाजे पार कर चौथे दरवाजे से इस किले से प्रवेश किया जा सकता है। इस किले के निर्माण की मैं बात करूं तो परमार राजाओं ने इसका किया था। परमार राजा ने 2 नाम याद रखना इनके, कई बार प्रश्न आता है परमार राजाओं द्वारा। 2 राजाओं का यहाँ उल्लेख मिलता है। एक है आपका धारावर्ष और दूसरा है मूंज। इनके द्वारा 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। 2 राजाओं के नाम है धारावर्ष और मूंज ने 10वीं शताब्दी में इस किले के इसके बारे में कहा जाता है, इस किले के बारे में उनका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार हैं, चालुक्य वंश है, उनके भी यहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पर शासक भी किए थे। उसके बाद जालोर दुर्ग की मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सारे जैन और हिंदू देवालय यहाँ पर मंदिर हैं। एक जो है वो मुस्लिम पीर मलिक साहब के यहाँ इस दुर्ग में प्रसिद्ध है, जो दरगाह है वो भी यहाँ पर मौजूद है। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में जो अन्य दुर्ग की भांति इसकी भी ये विशेषता है कि जल उनके और अनाज के यहाँ पर बहुत ही अधिक भंडार आपको देखने को मिलेंगे। अगला है हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ये रणथंभौर के दुर्ग की भांति चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में भी आपके बारे में ये प्रश्न पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने किया, किले का निर्माण किसने करवाया, कब बनवाया गया? तो हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ हमेशा से मेवाड़ की हम देखते हैं कि मेवाड़ की राजनीति का केंद्र रहा है चित्तौड़गढ़। उदयपुर व दिल्ली मार्ग पर यानी उदयपुर से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ये हमेशा ही मेवाड़ की राजनीति का केंद्र रहा है। इसके बारे में कहा जाता है इसका निर्माण जो है वो किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य शासक था। चित्रांगद मौर्य इसके द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया था। 7वीं सदी में ये प्रश्न पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने किया? चित्रांगद मौर्य के द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया था। उसके बाद इस किले में बहुत सारे जो है स्थापत्य के कला के और भी आपको अभूतपूर्व नमूने देखने को मिलेंगे। जैसे हम उसके बाद मौर्य साम्राज्य चित्रांगद मौर्य के बाद कुंभाकालीन की मैं बात करूं तो कुंभा ने महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के किले में बहुत सारे और भी किले बनाए। जो किले थे उनका जो है उनका जीर्णोद्धार भी उन्होंने करवाया था। कुंभाकालीन के बारे में चर्चा करें तो उसने जो 32 किले हैं उनका निर्माण करवाया था। 32 किलों के निर्माण जो आज भी जो कुंभाकालीन जो भारतीय स्थापत्य कला के अभूतपूर्व नमूने हैं यहाँ का हमें उदाहरण देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे ज्यादा एक चित्तौड़गढ़ किले का सबसे ज्यादा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ ये आपको चित्तौड़गढ़ किले में ही मिलेगा। विजय स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने, ये भी प्रश्न आता है। तो ये कुंभा, ये विजय स्तंभ की बात करें तो ये 47 फीट है। वो क्या है? एक वर्गाकार है। 10 फीट ऊंची जगती का अर्थ होगा चबूतरा
चबूतरे पे बना हुआ है और 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला है। यानी ये अपनी कारीगरी का बहुत ही सुंदर उदाहरण आपको विजय स्तंभ यदि आपका देखा है तो ये इसकी मैं बात करूं तो ये 41 फीट वर्गाकार, कितना है 41 फीट में ये वर्गाकार के रूप में है। ठीक है, ये जो है 10 फीट जो चौड़ाई में 10 फीट चौड़ाई की मैं बात करूं तो ये एक चबूतरा बना हुआ है, इसके ऊपर ये टिका हुआ है और ये कितना मंजिला है, ये 9 मंजिला है। ये कितना मंजिला है, 9 मंजिला है और 122 फीट ऊंचा है। ये इसकी लंबा ऊंचाई कितनी है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है। यानी ये अपनी कारीगरी का बहुत ही सुंदर उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। इसे भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहना भी उचित मान सकते हैं। यानी प्रश्न बनता है कि भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसके कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, विजय स्तंभ को कहा जाता है, क्योंकि इसके स्तंभ पर बहुत सारी प्रतिमाएं आपको उत्कीर्ण मिलेंगी। ये 40 फीट के वर्गाकार, एक वर्गाकार जो है उस आकार में बना हुआ है और 10 फीट जो चौड़ी है, जो जगती है, जगती का अर्थ होता है चबूतरा, तो चबूतरे पे ये बना हुआ है और 9 मंजिला है और 122 फीट ये ऊंचा है। तो ये महाराणा प्रताप के द्वारा बनाया गया ये है। जो एक पुरातत्व वेत्ता है आर.सी. अग्रवाल ने भी इसने किस विजय स्तंभ के शिल्पी है, यानी इसके निर्माण किसने किया, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि इसके शिल्पी थे जयता। उसके बाद इसके पुत्र ने उनका पूरा का पूरा इसका निर्माण करवाया था। इस विजय स्तंभ की बात करें तो इसके बारे में बताया जाता है इसका निर्माण 1440 से शुरू हुआ और शुरू होने के बाद ये 1448 में बनकर ये पूर्ण तैयार हुआ। यानी बनने में इसको कितना समय लगा, 8 वर्ष का इसको समय लगा। इसके बाद हम राजस्थान के अन्य किलों की हम बात करें तो हम देखेंगे आमेर का दुर्ग है, जोधपुर का मेहरानगढ़ का दुर्ग है, बीकानेर का जूनागढ़ का दुर्ग है, झालावाड़ का गागरोन का दुर्ग है। यानी बहुत सारे दुर्ग है जिसमें अपने राजपूत स्थापत्य कला है, मुगल स्थापत्य कला के समन्वय मिलता है। जैसे उनके बाद जो मुगल आने के बाद यहाँ जैसे झरोखे हैं, बुर्ज हैं, छज्जे हैं, ये हमारे दुर्ग में इनके साथ उनका निर्माण होने लग गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान के मंदिरों की, हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। राजस्थान के बहुत सारे मंदिर हैं जो आपने देखे हुए भी होंगे, तो यहाँ पर राजस्थान के जो मंदिरों के बारे में आज हम यहाँ पर देखते हैं। स्तूप और जो मंदिर हैं इनके बारे में आपने पिछली कक्षा में भी आप लोगों ने अध्ययन किया था, तो आज थोड़ा सा मंदिर के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राजस्थान के मंदिरों के बारे में, ये मंदिरों का विकास माना जाता है कि गुप्त काल से इसका विकास माना जाता है। भारतवर्ष में जो सिख है के मंदिरों का निर्माण गुप्त कालीन से, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश है, चालुक्य वंश है, चौहान वंश है, इन्होंने इन जो मंदिरों का भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिर से तात्पर्य, मंदिर के बारे में आप जानते हैं, मंदिर किसको कहा जाता है, मंदिर वह स्थान है जहाँ हम अपने आराध्य देवी और देवता की पूजा करते हैं, तो वो उसको क्या कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। इसके लिए जो 3 होते हैं, एक तो सबसे पहले इसका जो द्वार होता है उसको कहते हैं प्रवेश मंडप, दूसरा सभा मंडप और तीसरा होता है जहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है, वो होता है गर्भगृह, जिसमें भगवान की ये जो देवी या देवताओं की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है। तो राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, यहाँ कुछ मंदिर के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मेवाड़ के कुछ सबसे पहले हम मेवाड़ के मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर, मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जगदीश मंदिर, नाम आता है जगदीश मंदिर, उदयपुर जिले में है। उसके बाद बात करूं मैं सास बहु मंदिर, ये भी आपका नागदा जो उदयपुर जिला है उसमें ही आता है। उसके बाद आपका है श्रीनाथ जी का मंदिर,
श्रीनाथ जी का मंदिर, ये भी कहाँ पर आता है, ये आपका राजसमंद जिले में आता है। उसके बाद आपका आता है ऋषभदेव मंदिर, ये भी कहाँ है आपका, उदयपुर जिले में आता है। यानी ये जो कुछ मुख्य मंदिर हैं, ये कौन से क्षेत्र के मंदिर हैं, ये मेवाड़ क्षेत्र के मंदिर हैं। दूसरा है हमारा जो है वो है मारवाड़ के मंदिर, मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर। मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों की मैं बात करूं तो देलवाड़ा का जैन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। यदि इनमें से कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो आप लोगों ने देखे हुए भी हैं। देलवाड़ा का जैन मंदिर जो आबू पर्वत माउंट आबू में है, सिरोही जिले में। आपका रणकपुर का जैन मंदिर, पाली जिले में है। यानी ये मारवाड़ के जो प्रसिद्ध मंदिर है, किराड़ू के मंदिर, किराड़ू के मंदिर। आपका ओसिया का मंदिर जो जोधपुर जिले में है, किराड़ू के मंदिर है वो बाड़मेर जिले में है। तो ये मारवाड़ के प्रमुख क्षेत्र के आपके प्रश्न कई बार मंदिरों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मेवाड़ क्षेत्र के या मारवाड़ क्षेत्र के। तो मारवाड़ क्षेत्र में तो ध्यान रखना जैन मंदिर भी है, जैसे देलवाड़ा का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, और आपका आ जाएगा ओसिया के मंदिर, और उसके बाद आपके किराड़ू के मंदिर। ये यहाँ पर ये मारवाड़ के प्रमुख मंदिर हैं। इसके बाद हम देखते हैं हाड़ौती क्षेत्र के कुछ मंदिरों के बारे में भी देखते हैं। हाड़ौती अंचल में कौन कौन से मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। हाड़ौती क्षेत्र के मंदिर, हाड़ौती अंचल की बात करूं तो बारडोली के मंदिर हैं जो आपको रावतबाड़ा में मिलेंगे। उसके बाद आपके भंड-देवरा के मंदिर हैं जो आपके बारां जिले में हैं। झालरापाटन के मंदिर हैं जो झालावाड़ जिले में हैं। यदि हम चर्चा करें कि बारडोली मंदिर बहुत ही जो अच्छा मंदिर बनाया गया, बारडोली मंदिर ये कहाँ पर मिलेगा आपको, रावतबाड़ा में। आप भंड-देवरा बारां जिले में, झालरापाटन झालावाड़ जिले में, ये हाड़ौती क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। शेखावाटी के क्षेत्र के हम देखेंगे, शेखावाटी जयपुर के मंदिर को, शेखावाटी के मंदिर, शेखावाटी क्षेत्र के मंदिर। शेखावाटी के क्षेत्र की मैं बात करूं तो आपका है ये आभानेरी जो दौसा जिले में। शेखावाटी और ये जयपुर दोनों अंचल के यहाँ पर हम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो एक आभानेरी दौसा मंदिर है, एक आपका खाटू श्याम जी का मंदिर है, खाटू श्याम जी मंदिर जो आपका कहाँ पर है, सीकर जिले में है। तो ये आपके जो हमने अलग अलग क्षेत्र के यहाँ पे मंदिर देखे हैं। हमने देखा सबसे पहले मेवाड़ के प्रमुख मंदिर है, हमने देखा जगन्नाथ जो है श्रीनाथ जी का मंदिर हमने देखा, यहाँ पर हमने जगदीश मंदिर देखा, सास बहू का मंदिर देखा, एकलिंगनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर ये मेवाड़ क्षेत्र के जो प्रमुख यहाँ पर मंदिर हैं। उसके बाद हमने मारवाड़ क्षेत्र के देखे, मारवाड़ क्षेत्र में हमने देखा रणकपुर का जैन मंदिर हमने देखा, देलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में चर्चा की। यानी मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से मंदिर आते हैं, रणकपुर का जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर। उसके बाद हमने देखा ये आपका किराड़ू के मंदिर, ओसिया के मंदिर। उसके बाद हमने हाड़ौती क्षेत्र की मैं बात करूँ तो हाड़ौती में हमने बारडोली के मंदिर के बारे में चर्चा की, भंड-देवरा मंदिर के बारे में चर्चा की। जयपुर शेखावाटी के क्षेत्र में बात करें, आभानेरी जो दौसा जिले में वहाँ के मंदिर प्रसिद्ध है, और खाटू श्याम के मंदिर जो यहाँ सीकर जिले में स्थित है।
उसके बारे में हम चर्चा करें। मंदिर के बारे में आप लोगों को पता है मंदिर कैसे बनते हैं या कौन बनाते थे। तो मंदिर जो जब पहले जैसे बताते हैं राजा महाराजा थे, तो वो जैसे राजा महाराजा हैं, जो रानियां हैं, जो पुरोहित हैं, उन वर्गों को क्या किया जाता था, यहाँ पर बनाने के लिए जो मंदिरों का निर्माण करने के लिए राजा महाराजाओं के द्वारा व्यवस्था की जाती थी, और पुरोहित वर्ग को यहाँ पर यहाँ मंदिरों की जो व्यवस्था संभालने के लिए कार्यभार दिया जाता था। मंदिरों के लिए कई कई जो गांव में राजा महाराजाओं के द्वारा दान में भी दिए जाते थे। अब हम राजस्थान की मूर्ति कला की मैं बात करूँ तो राजस्थान की जो मूर्ति कला के बारे में हम करें तो राजस्थान में वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, शाक्त धर्म है। वैष्णव धर्म जो विष्णु भगवान को मानने वाले हैं, शैव धर्म है जो शिव जी को मानने वाले हैं, शाक्त है जो शक्ति को यानी जो शक्ति हम दुर्गा देवी या जो देवी के उपासक हैं उनको मानने वाले हम मान सकते हैं। तो वैष्णव धर्म की मैं बात करूँ तो यहाँ राजस्थान में वैष्णव धर्म के में जो कई मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जैसे दशावतार, गज लक्ष्मी, गरुड़ विष्णु, ये मूर्तियां हमें मुख्य रूप से देखने को यहाँ मिलती हैं। उसके बाद शिव के उपासक तो शैव मत की जो मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं तो वो है आपकी महेश मूर्ति है, अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, उमा महेश्वर की मूर्ति है, ये आपके शैव मत में मिलेंगी। शाक्त मत की बात करूँ, देवी उपासना की बात करें तो महिषासुरमर्दिनी की यहाँ पर जो मंदिरों में जैसे बहुत सारे हमने यहाँ मंदिरों की चर्चा की, जैसे बाड़ोली का मंदिर, तो बाड़ोली का जो मंदिर है यहाँ ये विष्णु भगवान का जो प्रसिद्ध मंदिर है, हमने देखा खाटू श्याम जी है, तो ये भी विष्णु भगवान के एक प्रसिद्ध का जो मंदिर है। तो सब यहाँ पर जो मानने वाले वैष्णव मत वाले थे, शिव मत वाले थे, जो शिव भक्त थे, यहाँ पर जो शक्ति की उपासना करने वाले थे, यहाँ पर उनके हिसाब से यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर राजस्थान की स्थापत्य कला की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो हवेलियाँ वो भी बनाई जाती थी। यानी सबसे पहले जयपुर में जब हवेली बनाई गई तो हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि जो बड़े बड़े जो सेठ हैं वो यहाँ पर बाहर से जो विदेशी जो यहाँ पर व्यापार करके यहाँ पर आते थे तो अपनी जो धन का उपयोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी जो हवेलियाँ बनाने में इतनी उन्होंने शानदार हवेलियाँ बनाने में इसका ये उपयोग में अपनी पूंजी का उपयोग करते थे। यानी हम बात करें तो जैसे हम सीकर जिले के शेखावटी क्षेत्र की बात करें तो जो रामगढ़ शेखावटी धनाटे सेठों की नगरी मानी जा सकती है। यहाँ के सेठों ने बड़ी बड़ी यहाँ की जो हवेलियाँ यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। उसके बाद यहाँ हम छत्रियों की भी बात करें, मुख्य जैसे छत्रियाँ, तो सबसे पहले आप देखते हैं छतरी क्या होती है। जैसे आप लोगों ने नाम भी आपके कई आए, आप लोगों ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा, जैसे मुंशी महारानी की छतरी, ये आपकी 84 खंभों की छतरी। तो इन छतरियों के बारे में आप लोगों ने देखा छतरी क्या होती है। मान लो जैसे बड़ा कोई शासक है या तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी याद में जो बनाया जाता था उसके ऊपर, तो उसको क्या कहा जाता था, छतरी कहा जाता था। जैसे हमने जो मुगल कालीन की जब हम चर्चा कर रहे थे मकबरे बनवाए गए थे मुगल कालीन में, तो मकबरे वो कब्र के ऊपर जो बनाए गए शानदार इमारत मकबरे, तो उसी तरह हमारे भी यहाँ पर जहाँ मृत्यु के बाद में उनकी याद में जहाँ पर उस स्थान पर क्या बना दिए जाते थे, बड़ी बड़ी छतरियाँ बना दी जाती थी। बड़ी बड़ी छतरियों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर की जो मुंशी महारानी की छतरी है, बूंदी की जो 84 जो खंभों की छतरियाँ हैं, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ प्रसिद्ध आपकी बहुत सारी आपको छतरियाँ, शेखावटी में भी बहुत सारी छतरियाँ मिलेंगी। जोधपुर में मैं मंडोर की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर आपको छतरियाँ देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार आज का हमारा जो राजस्थान के जो विशेष संदर्भ में था हमारा कला स्थापत्य के बारे में थोड़ा सा हमने पहले मंदिर की चित्र शैली के बारे में चर्चा की कि चित्र शैली क्या होता है, और उसके बारे में जो चित्र बनाने की एक विशेष कला होती है, विशेष तरीका होता है, वो क्या होती है, चित्र शैली होती है। उसके बाद हमने सल्तनत कालीन जो स्थापत्य जो बने कालीन जो निर्माण हुआ, जैसे मस्जिदों के निर्माण के बारे में बात की हमने, कुव्वतुल इस्लाम जो देश का पहला इस्लामिक शैली का भवन माना जाता है उसके बारे में बात की। फिर मुगल कालीन में हमने जो भव्य जो मकबरे जो भव्य मस्जिदें बनाई गई, जैसे लाल किला बनाया गया, या फिर मकबरे की बात करें तो आगरा का ताजमहल है, हुमायूं का मकबरा जो भव्य इमारतें मुगल शासन काल में बनाई गई थी। उसके बाद में हमने राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की। जो मुख्य कुछ दुर्ग हमें तारागढ़ है, रणथंभौर दुर्ग है, जालोर का दुर्ग है, चित्तौड़ के दुर्ग, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। तो दुर्ग के बारे में आप विशेष थोड़ा सा ध्यान देना, दुर्ग के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, दुर्ग किसे कहते हैं, या जैसे चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, या जालोर दुर्ग का निर्माण
बाद में हमने यहाँ पर जो राजस्थान की जो मूर्ति कला के बारे में चर्चा की, वैष्णव धर्म, शैव मत और जो शाक्त मत के जो यहाँ मानने वाले ने अपनी अपनी जो मूर्तियाँ यहाँ पर जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई। उसके बाद में हमने राजस्थान के उससे पहले हमने मंदिरों के बारे में यहाँ पर चर्चा की, कौन कौन से मंदिर, हमने मारवाड़ के मंदिर के बारे में देखा, हमने मेवाड़ के क्षेत्र के बारे में यहाँ चर्चा की, हाड़ौती के क्षेत्र के बारे में चर्चा की, जयपुर शेखावाटी के क्षेत्र के बारे में यहाँ पर मंदिर की। कई बार मंदिरों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो पता पूछा जाता है कि मेवाड़ के प्रमुख क्षेत्र के कौन कौन से, तो आपको ध्यान में होना चाहिए मेवाड़ वाले कौन से। तो मेवाड़ का कम से कम मेवाड़ क्षेत्र के जैसे लगभग उदयपुर जो जिला है, उदयपुर जिले के जो मंदिर हैं, जो जैसे मान लो जगदीश मंदिर है, सास बहू का मंदिर है, अंबिका का मंदिर है, ये उदयपुर जिले में मंदिर आते हैं। तो ये मेवाड़ अंचल के। मारवाड़ अंचल की मैं बात करूँ तो जो बीच के क्षेत्र पाली है, तो पाली में जैसे जैन मंदिर है, आपका रणकपुर का है, माउंट आबू का जो सिरोही जिले का जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है, ओशिया के जो मंदिर है, वो जो मंदिर कौन से क्षेत्र में आते हैं, मारवाड़ क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो बारडोली रावत भाटा है, भंडदेवरा के मंदिर, ये कुछ प्रसिद्ध मंदिर है हाड़ौती अंचल के मंदिर आपको देखने को मिले। उसके बाद शेखावाटी क्षेत्र में आपका आभानेरी दौसा में है। उसके बाद खाटू श्याम जी मंदिर के बारे में भी हमने जो सीकर जिले में है उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने यहाँ देखा बहुत सारी यहाँ पर हवेलियाँ भी बनाई गई थी, जो कलात्मक जो साहित्य जो कला का एक उदाहरण भी हम मान सकते हैं। बहुत सारी हवेलियाँ, जैसे प्रश्न में पूछा जाता है हवेलियाँ किसकी प्रसिद्ध, तो हवेलियाँ एक तो शेखावाटी की जो छत्रियाँ हैं, उसी प्रकार जो हवेलियों की बात करें जैसे जैसलमेर की पटरों की हवेली है, तो पटरों की इन हवेलियों के बारे में जैसे पत्थरों की जाली भी क्या पत्थरों की काट कर जाली बनाई गई। तो एक कलात्मक हमें इन हवेलियों में भी एक कलात्मक उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये राजस्थान की जो स्थापत्य कला उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया, उसको आप अच्छे से देखना और समझना और उसको याद करना। नमस्कार।